सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकेश है और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ नेपोटिज़म पर। नेपोटिज़म आज देश में हर जगह चर्चे पर है। चर्चा पर इसलिए है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जैसा हम सब जानते हैं हमारे चहेते एक्टर ने सुसाइड कर लिया और आरोप लग रहा है कि नेपोटिज़म के कारण किया। भले ही ये महज आरोप हो, लेकिन ये पूरे देश को क्रोध में डाल दिया है इसने। और ये क्रोध की बात भी है कि एक आदमी इतना प्रेशराइज हो जाता है नेपोटिज्म के कारण कि उसे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। हम इस वीडियो में समझेंगे कि नेपोटिज्म जो हम समझ रहे हैं क्या सिर्फ उतना ही है या इससे कुछ ज़्यादा या कहीं ज़्यादा। तो इस वीडियो को हम शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि नेपोटिज्म आया कहाँ से, ये शब्द कहाँ से आया। तो ये शब्द आया निपोट। निपोट शब्द सबसे पहले इटली में यूज हुआ था 15th सेंचुरी में। निपोट का मतलब होता था वहाँ पे भतीजा, मतलब जो हमारे भाई का लड़का होता है उसे भतीजा कहते हैं। तो ये वहाँ पे शुरुआत कैसे हुआ, इसका एक किस्सा है, मैं बहुत कम समय में आपको बताता हूँ। वहाँ पे चर्च हुआ करता था। जो चर्च में ऑथोरिटीज़ होते थे वो ऑथोरिटीज़ के बच्चे तो होते नहीं थे क्योंकि वो शादी नहीं होते थे, वो बैचलर्स ही रहते थे दिन भर, जो कि तो उनके पास पावर होते थे क्योंकि उस टाइम पे प्रीस्ट वगैरह जो होते थे चर्च वगैरह में जो होते थे, क्योंकि उनकी ही पावर रहती थी। राजा महाराजा प्रीस्ट वगैरह की आज भी आप देख सकते हैं। जो रोम जो हमारे जो हेड जो पॉप होते हैं उनका वर्ल्ड वगैरह में टॉप 10 पावरफुल लोगों में आते हैं वो। तो जब वो उनके खुद के बच्चे होते नहीं थे, उतनी पावरफुल पोस्ट पे वो पहुँच जाते थे, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि वो अपने भाई के लड़के यानी कि भतीजे लोगों को या ऐसे रिश्तेदारों को वो पोस्ट देना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वहाँ से पहली बार ये टर्म कॉइन हुआ निपोट, जिसका फ्रांस ये वर्ड फिर वहाँ से होते हुए आपको फ्रांस में गया, फ्रांस में काफ़ी जगह यूज़ हुआ और ये मॉडरेट होते होते आज हम इसे नेपोटिज्म के तौर पे जान रहे हैं। ठीक, ये तो देखिए सारी टेक्निकल बातें हो गई। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। हम भारत में आते हैं और आसान भाषा में समझते हैं। आसान भाषा में बात इतनी सी है कि नेपोटिज्म को हम दो संदर्भ में देखते हैं, यानी कि दो तरीके से देखते हैं। पहला राजनीति में देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं कि राजनीति में किस तरीके से एक नेता का बेटा नेता बन रहा है, और दूसरा हम देखते हैं बॉलीवुड में, क्योंकि आज ही नहीं पहले भी आप देख सकते हैं कि कंगना रनावत या उससे पहले भी ये काफ़ी बार ये कंट्रोवर्सी में बॉलीवुड रहा है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? क्या सिर्फ नेपोटिज्म इतना ही में सीमित है या इतना ही है या कुछ और है या इससे ज़्यादा है? तो देखिए, नेपोटिज्म समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे मतलब इतिहास में जाना पड़ेगा। आप इतिहास में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक राजा का बेटा राजा बनता था, जिसे हम वंशवाद कहते थे। हालांकि एलिजिबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं थी, उनको एलिजिबल बनाया जाता था उनके लाइफ टाइम में, उनके चाइल्डहुड में कि तुमको राजा बनना है, उसको वंशवाद कहते थे। वंशवाद के बाद आइए तो जमींदारी सिस्टम देखिए, मतलब वो जमींदारी बहुत रिसेंट हो गया। आप जाएंगे तो 1930-40 के आसपास आप देख सकते हैं भूमिदान वगैरह का मूवमेंट चला था। उस समय तक आप देख सकते हैं कि एक जमींदार है, उसका बच्चा भी उसका जो बच्चा होगा वो सारा लैंड उसका, जमींदार वो भी बन जाएगा, और जमींदार के भी कहीं ना कहीं राजा जैसी ही हैसियत होती थी। और इसे हमें समझने में भूल हो जाएगी अगर इसे हम समाजवाद और पूंजीवाद से जोड़ के ना देखें। समाजवाद कहता क्या है हमसे, जो सोशलिज्म है वो हमसे क्या कहता है कि इन रिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब कि इससे कोई लेना देना ही नहीं है कि आप कहाँ जन्म ले रहे हैं, किस परिवार में जन्म ले रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। आपको सामान्य, जितने भी बच्चे हैं समाज में सबको सामान्य एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, उतनी ही फैसिलिटी मिलेगी, चाहे कोचिंग हो, पढ़ाई हो, टीचर्स हो, बराबर मिलेगा। उसको अवेल करके जो जितना आगे जा पाए वो उतना आगे जाएगा, जितना अचीवमेंट कर पाए, जो पोस्ट तक पहुंच पाए वो पहुंचेगा। और वहीं पे पूंजीवाद जो कैपिटलिज्म है वो हमसे क्या कहता है
तो वो जो हमसे कहता है वो हम और आप दोनों इस वक्त उसी में जी ही रहे हैं। तो इसका नेपोटिज्म का सीधा लेना देना वंशवाद से है, पूंजीवाद से है। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं इसको बताता हूं। वो ऐसे कि आज हमारे आपके परिवार में पिता जो हमारे होते हैं वो पूंजी इकट्ठा करते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है, और उसी जमीन को, जायदाद को हमारे नाम पे वो आ जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया उसको पाने के लिए? बस हम जन्म लिए उस घर में, इसलिए वो हमारा हो गया। तो ये सिस्टम को आप क्या कहेंगे? क्या इसे आप नेपोटिज्म नहीं कहेंगे? दूसरी बात कि आप देखिए, आप इसे आगे समझने के लिए आपको मैं एक टर्म यूज करना चाहता हूं, दोहरा माप। मतलब कि दो तरीके से एक ही चीज को कैलकुलेट करना। मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक क्राइम होता है, एक मर्डर होता है, एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया। हमने 10 आदमी को खड़े किए, हमने 10 से पूछा बताओ ये जो मर्डर हुआ है ये सही है या गलत? तो उसने बोला, 10 ने बोला कि नहीं नहीं ये गलत है। हमने कहा ठीक। फिर हमने उनको बताया कि अच्छा देखो ऐसा है कि जो जिसको मारा है वो बहुत बड़ा गुंडा था और उसके माँ बहन के साथ रेप किया, फिर मर्डर किया। अब मैं पूछूंगा उनसे, अब वही 10 व्यक्ति से, अब देखिए कैसे जवाब देते हैं। अब 2 आदमी हमसे ये कह रहा है कि पता नहीं ठीक किया या नहीं। फिर उसके बाद कुछ आदमी, उसमें से 2-3 आदमी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, मर्डर तो कितना कैसा भी हो, मर्डर तो मर्डर है, कानून पे, व्यवस्था पे विश्वास करना चाहिए, अपराध तो अपराध है। और 5 लोग उसमें ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं बिल्कुल सही किया। कहने का मतलब देखिए, अब एक मर्डर किस तरीके से 10 के लिए अलग अलग परिभाषित हो गया, किसी के लिए गलत, किसी के लिए सही, कोई जवाब देने में असमर्थ है। तो अब फिर से वापस हम आते हैं नेपोटिज्म पर और समझते हैं कैपिटलिज्म। मैंने आपको बताया था, याद होगा, जो पूंजीवाद है, एक लॉयर का बच्चा लॉयर बन जाता है, कोर्ट में उसको सारे केसेस मिल जाते हैं बाप के। एक बिजनेसमैन का बच्चा सिक्योर्ड रहता है कि चलो भाई हम पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो हम बिजनेस संभाल लेंगे, ठीक है। क्या एलिजिबिलिटी है? अगर मेरे पिता ने बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है तो उनकी एलिजिबिलिटी वो समझ में आती है। मेरी क्या एलिजिबिलिटी है बिजनेस को संभालने की? बस इसलिए कि मैं उस घर में जन्म लिया हूँ, ठीक है। या उसी तरीके से कितना भी बड़ा बिजनेस एम्पायर हो, चाहे मुकेश अंबानी हो या कोई हो, इन सब ने अपने बाप से लिया। बढ़ाना घटाना बात की बात है। बात यह है कि एक रेस से हम शुरू कहाँ हो रहे हैं, एक लाइन से खड़े होकर हम शुरू कहाँ हो रहे हैं। और जब हम एक लाइन से खड़े होकर शुरू ही नहीं हो रहे हैं तो वहीं पे नेपोटिज्म शब्द को आना चाहिए। अब आप समझिए नेपोटिज्म क्या है। नेपोटिज्म वहीं आ जाएगा जब हम एक जगह एक रेस को दौड़ने के लिए जाते हैं और एक पॉइंट पे खड़े नहीं रहते हैं। मैं ऐसे जगह, मैं यंग एंटरप्रेन्योर हूं, मैं ऐसे जगह खड़ा हूं, मैं एक बिजनेसमैन, मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं एक ऐसे जगह खड़ा हूं जहां पे मुझे 5 लाख का पूंजी लोन लेके स्टार्ट करना है कमाना। मुकेश अंबानी एक ऐसे जगह पर खड़े हैं जहां पे 4-5 बिलियन डॉलर यानी कि लाखों करोड़ रुपए उनके हाथ में दे दिया जाता है और फिर उनको कहा जाता है कि अब बढ़ा के दिखाओ। अरे आप मुझे ही दे दीजिए 1 लाख करोड़, मैं कुछ काम ना करूं तो भी वो बढ़ जाएगा, मैं बैंक में जमा कर दूंगा, मैं जमीन में इन्वेस्ट कर दूंगा, सोना खरीद लूंगा मैं, जिसकी दाम बढ़ती जाती है। तो नेपोटिज्म वो भी है, लेकिन बात यह है कि हम उसे नेपोटिज्म नहीं मानते। अब ये तो हमने समझ लिया, नेपोटिज्म मैंने आपको बता दिया कि नेपोटिज्म वो भी है, ये भी है। अब हम आते हैं टू बी प्रिसाइज, मतलब कि हम सीमित वे में, सीमित जगह पर आते हैं। थोड़ा ज़्यादा आप वेग में चले गए, हम थोड़ा सीमित होते हैं और समझाते हैं। बॉलीवुड। अब कुछ लोग कहेंगे कि देखिए ऐसा है कि अगर आप मदद कर रहे हैं अपने बच्चे को बॉलीवुड में तो ठीक है, ये नेपोटिज्म नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरे के चांस को किल करके अगर आप उसको मौका दे रहे हैं तो वो नेपोटिज्म है। लेकिन कैसे? मैं पूछता हूं आपसे, कैसे? आप बताइए कैसे? मैं अपना इन्फ्लुएंस यूज करके किसी को बढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं अपना इन्फ्लुएंस यूज करूंगा, मैं अपने पैसे को यूज करूंगा, मैं अपने अप्रोच को यूज करूंगा, और एक न्यू कमर है जो कुछ नहीं यूज कर पा रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने आपको टेस्ट बताया कैसे टेस्ट करना है, कहाँ पे नेपोटिज्म है कहाँ पे नहीं। प्रिविलेज वर्ड को याद रखना है, जहां भी प्रिविलेज आएगा समझ जाइए नेपोटिज्म वहां है।
सवाल है कि आप मानने के लिए तैयार हैं कि वो नेपोटिज्म है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा लिए नेपोटिज्म एक सामाजिक प्रॉब्लम नहीं है, एक आदत है। हमें आदत हो चुका है कि हम उसी आदत में जी रहे हैं। हमें लगता ही नहीं है कि वो नेपोटिज्म है। नहीं, वो तो नेपोटिज्म नहीं है। हम समझते हैं कि बस इतना ही नेपोटिज्म। नहीं, नेपोटिज्म वो भी है, बस हम मानते नहीं हैं, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये नेपोटिज्म देखिए कहां से आता है, आप बताइए कहां से आता है? आप चले जाइए, ठीक है, देखिए कोई नेता है, आप कहेंगे कि उसका बाप नेता था तो वो नेता बन गया। आप देखिए उसका बाप का कोई था क्या, यानी कि उसके कोई एंसेस्टर जो है, उसके परिवार में कोई नेता थे? आपको जरूर मिल जाएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे उसके ऊपर कोई नेता नहीं रहे हैं। यानी कि हर आदमी इसी समाज में, चाहे वो आप किसका भी नाम ले लें, आज के डेट में आप आलिया भट्ट का नाम लेते हैं, उनके पिता विक्रम भट्ट, मुझे नाम माफ़ कीजिएगा अगर मैं सही ना बोलूँ तो, मुझे मालूम नहीं है हर किसी का नाम। चाहे किन्हीं के भी पिता हो या परिवार में कोई एक लेवल जरूर रहा है कि जहाँ जो न्यू कमर रहा है, चाहे करण जौहर हो या कोई भी हो उस मामले में। यानी कि इन सब ने ये सब आए, स्ट्रगल किया, इन्होंने स्ट्रगल करके ये खुद बने और अब इसी प्रोसीजर का ये हिस्सा बनते जा रहे हैं। सवाल है कि ये क्यों बनते जा रहे हैं? जवाब है कि ये कोई हिस्सा नहीं बन रहे हैं, ये एक आदत है जिसमें हम सब हैं संलिप्त, हम लोग सब सारे लोग हैं। तो इसलिए किसी एक को बोलना, दो को बोलना नेपोटिज्म को, आज नेपोटिज्म सुशांत सिंह राजपूत के केस पे देखिए, कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुद बॉलीवुड के हैं और वो अपने फायदे के लिए, अपने नाम को बनाने के लिए, अपने करियर को बढ़ाने के लिए इस इंसिडेंट का यूज कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मुझे बताइएगा सच हूँ मैं या गलत। सुशांत सिंह राजपूत की तो मौत हो गई है, तो मैं उनका नाम किसी भी तरीके से नहीं लेना चाहता हूँ, ये मेरी आदत नहीं है कि मृत व्यक्ति का मैं शामिल करूँ। कंगना रनावत, हम लोग सब लोग बोलते हैं कि नहीं वो बहुत बोल्ड लेडी हैं, बहुत आवाज़ उठाती हैं बॉलीवुड के अगेंस्ट। मैं आपसे पूछता हूँ, कंगना रनावत की बहन कौन है? आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आधे से अधिक लोग आप लोग जानते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं अलग अलग जगह पर। आप मुझे बताइए कि उसकी क्या एलिजिबिलिटी है कि आप उसको इतने लोग फॉलो करें? यही कि वो कंगना रनावत की बहन है। तो देखिए, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं कंगना रनावत पे, मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि ये हमारा आदत बन चुका है, ये सामाजिक आदत है। जैसे दहेज प्रथा है, हमारे नस, हमारे खून में है। कितनी भी कानून बन गए, कितने भी आज हम देख रहे हैं दहेज प्रथा के कारण हत्या हो जाती है, ये सब मिटा नहीं है। अब आप कहेंगे कि भाई तुम तो सारा प्रॉब्लम बताए जा रहे हो, सारा सवाल पूछे जा रहे हो, सॉल्यूशन क्या है फिर? तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। सॉल्यूशन देखिए ये है कि एक ये सामाजिक प्रॉब्लम है, तो इसकी सॉल्यूशन भी सामाजिक बदलाव से ही आ सकती है। समाज बदलेगा, यही एकमात्र सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। जैसे दहेज प्रथा, आप याद कीजिए, विडो रीमैरेज यानी कि विधवा का दोबारा शादी नहीं होता था एक समय में, आज भी बहुत जगह नहीं हो पाता है कई सामाजिक कारण से, लेकिन होने लगे कई जगह। उसके बाद आप देखेंगे सती प्रथा, हस्बैंड जब मरते थे वाइफ को भी जलना पड़ता था उसी आग में। आज आप देखेंगे कि वो लगभग कंप्लीटली 95% टू बी प्रिसाइज कह सकते हैं कि खत्म हो चुका है, 95%। उसी तरीके से दहेज प्रथा के खिलाफ हमने लड़ाई 50-60 साल पहले की। यही बात अगर 70 साल पहले, 80 साल पहले कोई कहता तो हम किसी को गलत नहीं लगता दहेज प्रथा की, नहीं दहेज प्रथा गलत कैसे हो सकता है। और आज भी अगर मैं सच बताऊं तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, मैं क्या बताऊं, आप खुद जानते हैं कि दहेज प्रथा कितना खत्म हो चुका है समाज से। सही बताऊं तो 25% भी खत्म नहीं हुआ है, तो ये फैला हुआ है। उसी तरीके से ये नेपोटिज्म की समस्या है। समाज, हमको, आपको पहले इस समस्या को समझना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि ये समस्या है। उसके बाद इसके खिलाफ हमें मुहिम छेड़ना पड़ेगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुँचने के लिए। आप यूट्यूब पे सर्च करके देख रहे हो, ये एक छोटा सा प्रयास शुरू हो चुका है। हमने चिंगारी लगा दी है, अब आग लगना बाकी है इस बहुत ही गंदे आदत में। तो इसका जवाब यही है, इसका सॉल्यूशन यही है कि इस चीज को सामाजिक बदलाव के जरिए ही बदला जा सकता है। और ये कोई एक दिन, एक महीना, एक साल की चीज नहीं है,
दशक लग सकते हैं, 100 साल भी लग सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कभी ना कभी होनी चाहिए। और ये शुरुआत हम और आप, यही समय है जब यहाँ से हम शुरुआत करें। धन्यवाद।